नमस्ते, स्वागत है आप सभी का इसके टेक्निकल चैनल में। फ्रेंड्स चलिए आरआरबी एलपी टेक्नीशियंस के फीटर टेक्निकल क्लासेस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए फ्रेंड्स ये मेरा सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं, जिसमें हमने 25 फीटर के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। हम फ्रेंड्स इस सीरीज में टॉपिक वाइज फीटर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके आरआरबी एलपी टेक्नीशियंस के आने वाले एग्ज़ाम में काम करेंगे, या फिर आप किसी प्रकार के टेक्निकल एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उसमें भी आपका ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो फ्रेंड्स आप हमारे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि इसी तरह का आपका हमेशा डाउट क्लियर रहे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं। और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का रेगुलर अपडेट आप तक सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए समय को बिना गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने बात किया था 25 क्वेश्चंस की। ये जो आपका टॉपिक है सुरक्षा एवं सावधानियां से रिलेटेड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे सुरक्षा एवं सावधानियां हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, हम तुरंत सेकेंड चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट जो चैप्टर था सुरक्षा एवं सावधानियां, उससे हम लोग 25 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके थे, जो कि अभी आप स्क्रीन पे स्क्रॉल करते हुए देख रहे हैं। तो हमारा जो फर्स्ट वीडियो का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, चलिए उसको सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपसे 25 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ था कि वायुमंडल में मस्तिष्क और शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए शरीर में कौन सी क्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट है श्वसन क्रिया, दूसरा है रक्त परिसंचरण क्रिया, सी है ए और बी दोनों। तो यहाँ पे जो आपका सही होता है ना फ्रेंड्स, वो आपका ऑप्शन सी सही हुआ था। तो चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पर है ना पेन का जो है यहाँ पर क्वालिटी जो है हम थोड़ा सा थिकनेस थोड़ा सा कम कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर है ना, तो चलिए अब यहाँ पर इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन से यानी 26 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाला है फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए आपको यहाँ टॉपिक आपको मिलेंगे, आपको जो यहाँ पे टॉपिक मिलेंगे है ना, ट्रेड परिचय एवं सुरक्षा एवं सावधानियाँ, इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपका 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है कृत्रिम श्वास देने के लिए सर्वप्रथम, ठीक है, किसको साफ करना चाहिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है मांसपेशियां, जीभ, मुंह और श्वास नली। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, आपका यहाँ सी आंसर सही होगा, क्योंकि जब भी हम किसी व्यक्ति को यहाँ पर क्या करते हैं कृत्रिम श्वसन देते हैं, जब भी हम लोग कृत्रिम श्वसन देते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग मुंह की सफाई कर लेते हैं। बहुत ही ज़रूरी है मुंह की सफाई करना, क्योंकि दूसरा व्यक्ति क्या खाया है क्या पिया है, उसके मुंह में बैक्टीरिया है क्या है, खैनी है ना। तो इस तरह से जब भी आप कृत्रिम श्वास किसी व्यक्ति को दें तो उसकी मुंह को साफ कर लें। ठीक है, नोट करेंगे आप सभी ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर आपसे पूछा है कि कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि क्या है। मतलब सबसे सरल तरीके से हम जो कृत्रिम श्वास देते हैं उसकी कौन सी प्रक्रिया सबसे सरल है, मतलब सबसे आसान है। तो सबसे आसान जो है यहाँ पे प्रक्रिया है वो यहाँ पर सिल्वेस्टर विधि, सेफर विधि, मुंह से मुंह में श्वास देना, है ना। तो यहाँ पे सबसे अच्छा जो है आपका क्या है, सिल्वेस्टर विधि है। ठीक है, क्या है, सिल्वेस्टर विधि। सिल्वेस्टर विधि सबसे सरलतम विधि होता है, नोट करेंगे आप सभी। चलिए 28 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर आपसे पूछा है कृत्रिम श्वास की विधि कौन सी है। कृत्रिम श्वास की विधि कौन सी है। ऑप्शन सेफर विधि, सिल्वेस्टर विधि,
मुंह से मुंह में हवा भरना, ये सभी। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, ये जितने भी आपके विधि यहाँ पे दिखाई दिए है ना, जैसे शेफर विधि, सिल्वेस्टर विधि, मुंह से मुंह हवा भरना, ये सभी आपके क्या हैं, ये सभी आपकी कृत्रिम विधि हैं। ठीक है, कृत्रिम श्वास की विधियां हैं ये सभी। हम शेफर विधि से भी देंगे, सिल्वेस्टर विधि से भी देंगे, और यहाँ मुंह से मुंह में हवा भर के भी देते हैं। तो यहाँ पे नोट करेंगे आपसे भी, ऑप्शन डी राइट होगा आपका। चलिए चलिए 29 की ओर आगे बढ़ते हैं। 29 में आपसे पूछा है, यदि एक मरीज मुंह से मुंह श्वास प्रक्रिया पर सही प्रतिक्रिया न करे तो प्राथमिक उपचार को क्या करना चाहिए? तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करेंगे आपसे भी। यदि यदि एक मरीज मुंह से मुंह श्वसन प्रक्रिया पर सही प्रतिक्रिया न करे तो प्राथमिक उपचार को तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढनी चाहिए। आप प्राथमिक उपचार कर रहे हैं, ठीक है, आप प्राथमिक उपचार कर रहे हैं, लेकिन जो मरीज है मुंह से मुंह जैसे ही आप उसका कृत्रिम श्वास दे रहे हैं तो वो श्वसन प्रक्रिया पर सही प्रतिक्रिया अगर नहीं देता है तो आपको तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढनी चाहिए, ना कि घर पे बैठे रहें, है ना। तो नोट करेंगे, ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए चलिए यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, विद्युत सप्लाई के तार से चिपके व्यक्ति को दूर करते हैं। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप वीवीआई भी कह सकते हैं, ठीक है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी आप टेक्निकल एग्जाम में अगर आप बैठेंगे तो आपको सेफ्टी एंड प्रिकॉशन से, यानी सुरक्षा एवं सावधानियां से, यहाँ से क्वेश्चन आपको उठा के देगा। ठीक है, हम कुछ गाइड भी करेंगे, इसलिए कॉपी और पेन लेकर आप लोग बैठ जाइएगा और इसको नोट भी कर लेंगे। तो विद्युत सप्लाई के तार से चिपके व्यक्ति को हम लोग क्या करते हैं, रबड़ के दस्ताने या सूखी लकड़ी से उसको हटाते हैं। ठीक है, न कि आप उसको हाथ से पकड़ लें, हाथ से कभी पकड़ना नहीं है, गीली लकड़ी द्वारा भी नहीं करना है, लोहे की रॉड से भी नहीं करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, रबड़ के दस्ताने या सूखी लकड़ी से उसको दूर करना है। नोट करेंगे आप सभी। चलिए चलिए 31 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है। 31 नंबर पूछा है, जब करंट बहुत निचले स्तर पर होता है, निचले स्तर पर होता है तो इलेक्ट्रिक शॉक का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब करंट निचले स्तर पर होता है तो इलेक्ट्रिक शॉक से व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? संपर्क स्थान पर मामूली जलन होगी। ये आपका 2017 में पूछा गया था। 2017 आरआरबी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था एलपी टेक्नीशियन में, कि जब करंट बहुत निचले स्तर पर होता है तो इलेक्ट्रिक शॉक का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो संपर्क स्थान पर मामूली जलन होगी। नोट करेंगे आप सभी। चलिए चलिए 32 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, है ना। चलती मशीन पर निम्न में से किसके द्वारा कार्यखंड पर नट चढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? तो चलिए, चलती मशीन पर अगर आप किसी भी चलती हुई मशीन पर, ठीक है, कि चलती हुई मशीन पर किसके द्वारा कार्यखंड पर नट चढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? तो स्पैनर के द्वारा और पाइप रिंच के द्वारा, है ना, यानी ए और बी दोनों सही है। क्योंकि यहाँ पर स्पैनर के द्वारा तो हम नट कसते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, चलती मशीन पर, चलती मशीन पर कभी भी किसी भी मशीन के नट या बोल्ट को कभी नहीं कसना चाहिए, नट को कसना ही नहीं चाहिए। चलती हुई मशीन पर हम कोई भी उसकी मैकेनिकल उसका हम लोग जो प्रिकॉशंस हैं, यानी उसमें जितने भी मैकेनिकल्स एक्टिविटीज़ हैं हम वहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक ना। किसी भी प्रकार के असेंबलिंग का वर्क हम नहीं करेंगे चलती हुई मशीन पर, यानी कि कोई मशीन चल रही है, हम उसका नट कस रहे हैं, मशीन चल रही है, हम उसका नट खोल रहे हैं, तो इस प्रकार की एक्टिविटी वहाँ नहीं करनी है। जब आपको इस प्रकार की एक्टिविटी करनी है तो सबसे पहले मशीन को ऑफ करना होगा, ठीक है। मशीन जब बंद अवस्था में हो तब आप इस प्रकार का एक्टिविटी करें, है ना। तो वही बहुत ही गहराई से क्वेश्चन पूछा हुआ है, चलती मशीन पर
निम्न में से किसके द्वारा कार्यखंड पर नट चढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? तो ये क्या है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी स्पैनर के द्वारा, पाइपिंग के द्वारा, ये बी दोनों। चलिए थोड़ा मैं आपका समय लेता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि आपका क्वेश्चन अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों में निम्न में कौन सी वस्तुएं सम्मिलित हैं? सबसे पहले आपको समझना होगा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, PPEs। ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो होता है, जिसको हम लोग व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण कहते हैं, इनमें से कौन है? ठीक है, इनमें से कौन है? तो चश्मा, कपड़े, हेलमेट इत्यादि, ये सभी जो है ना हमारे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के अंतर्गत आते हैं। तो नोट करेंगे, ऑप्शन डी आपका राइट होगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और ये देख लेते हैं क्या पूछा है आपसे। अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, अवधारणा का मुख्य उद्देश्य है अपव्यय को कम करते हुए उत्पादकता को बढ़ाना। अपव्यय को कम करते हुए उत्पादकता को बढ़ाना अवधारणा का मुख्य उद्देश्य है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, 5S का तात्पर्य क्या है? तो 5S का तात्पर्य होता है इसमें शॉर्ट, सेट, साइन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सस्टेन। ठीक है, शॉर्ट, सेट, साइन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सस्टेन, यानी ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नोट करेंगे आप सभी। चलिए 36 नंबर यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। जो 36 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन सा 5S संकल्पना का आधारभूत स्तंभ नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे जो 5S संकल्पना का आधारभूत स्तंभ नहीं है वो क्या है आपका सेट इन टाइम। सेट इन टाइम कभी भी यहाँ पर आधारभूत संरचना नहीं होता है, क्योंकि शॉर्ट सेट इन ऑर्डर होता है, कभी सेट इन टाइम नहीं होता है। तो नोट करेंगे, ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट जो आपका 37 नंबर है, बोला है 5S सिस्टम का लाभ क्या है? 5S सिस्टम का लाभ क्या है? पूछा है कि 5S सिस्टम का लाभ क्या है? तो 5S सिस्टम का जो लाभ है उत्पादकता को बढ़ाना। क्या उत्पादकता को बढ़ाना, ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, 38 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 5S प्रक्रिया के मानकीकरण में आवश्यक उपकरण कौन से होते हैं? तो आवश्यक उपकरण जो होते हैं कार्य चक्र प्रणाली, समय प्रबंधन इत्यादि यहाँ पर सभी हो जाएंगे, यानी ए और बी दोनों जो होते हैं हमारे 5S प्रक्रिया के मानकीकरण के आवश्यक उपकरण होते हैं। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, 39 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है 5S अभिधारणा का मुख्य लाभ क्या है? 5S अभिधारणा का मुख्य लाभ क्या है? तो आपका क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। अनावश्यक वस्तु से बनी परेशानी की समस्या कम हो जाती है और अनावश्यक वस्तु कार्यशाला से हट जाती है। तो ये क्या है, 5S अभिधारणा का मुख्य लाभ है। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सा शब्द 5S संकल्पना का है? ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द 5S संकल्पना का है? तो ये क्या है, सिंप्लीफाइंग। सिंप्लीफाइंग क्या है, 5S संकल्पना का है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है आपका 41 नंबर क्वेश्चन पूछा है, विभागीय भ्रमण 5S संकल्पना की किस स्तंभ के अंतर्गत किया जाता है? ठीक है, तो जो विभागीय भ्रमण होता है वो आपका ऑप्शन सी यानी सस्टेंस के स्तंभ के अंतर्गत हम लोग क्या कहते हैं, यानी सबसे लास्ट वाला जो आपका स्तंभ होता है उसके द्वारा हम लोग विभागीय भ्रमण का यहाँ पर प्रक्रिया करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन 32 का है आपका, कार्यशाला में विद्युत शक्ति की विफलता सामान्यतः किसके कारण होती है? कार्यशाला में जो विद्युत शक्ति है वो विफल सामान्यतः किसके कारण होती है? तो आपातकालीन स्थिति में होती है,
यानी इमरजेंसी में आपका क्या होता है, ये विफल हो जाती है वर्कशॉप में विद्युत शक्ति। चलिए यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, आपातकालीन प्रक्रिया का प्रकार नहीं है। इसमें बोल रहा है कि आपातकालीन प्रतिक्रिया का प्रकार नहीं है। आग पकड़ना, शक्ति विफलता, प्रणाली विफलता इत्यादि, ये जो है ना आपातकालीन की क्या है, प्रक्रिया का प्रकार है। लेकिन अगर कारीगर विफलता अगर हम बोलें तो कारीगर विफलता जो है हमारा, है ना, वो आपातकालीन प्रतिक्रिया का प्रकार नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे पूछा गया है कि 44 नंबर, कार्यशाला में कारखाना अधिनियम लागू हुआ था कब? तो 1 अप्रैल 1949 को लागू हुआ था। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लागू होता है। ये क्या होता है? ये डी सभी के लिए लागू होता है। क्या सभी के लिए? जिसमें 25,000 मासिक वेतन वाले कर्मचारी हों, ऐसे कारखाने जिसमें 20 से अधिक कर्मचारी कार्य करते हों, है ना, ऐसे कर्मचारी जो दुकानों, होटलों आदि में कार्यरत हों, तो उनके लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लागू होता है। क्लियर? यानी इसको बोलते हैं हम लोग पीएफ बोलते हैं, पीएफ, है ना, पीएफ जिसको कहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम। क्लियर? तो नोट करेंगे, ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्रभावी हाउस कीपिंग से क्या होता है? उत्पादकता में वृद्धि होती है, कर्मचारी का मनोबल बढ़ा रहता है, दुर्घटनाओं में कमी आती है। यानी ऑप्शन डी उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, हॉट वर्क में सम्मिलित है। हॉट वर्क में हमारा क्या सम्मिलित है? वेल्डिंग कार्य, कटिंग कार्य, ए और बी दोनों। तो यहाँ पे हॉट वर्क में जो है हमारा सी नंबर जो है यहाँ पर सम्मिलित है, यानी वेल्डिंग कार्य भी और कटिंग कार्य भी। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, सीमित कार्य क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो सीमित कार्य क्षेत्र में सम्मिलित हमारा हाउस कीपिंग कार्य नहीं है। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, निम्न में से कौन सा मटेरियल हैंडलिंग उपकरण है? तो यहाँ पर हमारा कन्वेयर, क्रेन, औद्योगिक ट्रक इत्यादि, ये सभी जो है हमारे क्या है, मटेरियल को हैंडल करते हैं, है ना, मटेरियल हैंडलिंग उपकरण होते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का पूछा गया है कि 50 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, यूनिट लोड फॉर्मेशन उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल को सीमाबद्ध करने हेतु, ठीक है, यूनिट लोड फॉर्मेशन उपकरण का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? मटेरियल को सीमाबद्ध करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये आपका जो है सुरक्षा एवं सावधानियां से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस को हमने 2 पार्ट में डिस्कस किया। क्लियर? तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका टेक्निकल क्लासेस इसी प्रकार से हमेशा इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को कुछ ना कुछ टेक्निकल चीज़ें बताने का प्रयास करता हूँ। टेक्निकल वैकेंसीज़ के बारे में, टेक्निकल क्लासेस के बारे में, है ना, और ITI से रिलेटेड जितने भी विषय हैं और उन सभी विषयों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में बस आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।